एक और चौंकाने वाला नतीजा तमिलनाडु की राजनीति से है और तमिलनाडु के जो नतीजे आए उसका जेन जी से सीधा संबंध है। थलपति विजय जो हैं जब तिरुचिरापल्ली के चर्च में घुटनों के बल चले थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इससे जो है डीएमके का पैर टूट जाएगा। थलपति के साथ जो एक प्लस पॉइंट था वो ये था कि युवा तो उनके साथ थे ही, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यानी जो समझदार बच्चा है 5 साल 7 साल की एज से लेके और 10 साल 15 साल की एज तक का, जो थलपति को बहुत पसंद करता था, वो अपने माता पिता का वोट डलवाया है। वहाँ पे सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो दिख रहा था, लोगों के विरोध थे उसमें, लेकिन सामने उसको जब लगता था कि एआईएडीएमके को चुनना है तो अपने को बैक करता था, तो हम लोग जो फील करते थे ये डीएमके को चुनेगा, क्योंकि हर कोई ये सशंकित जरूर था कि क्या टीवीके इस पर सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आप उनकी पिक्चरें देखिए, अब आप इसको सुपरसीड करिए, उनका जो सिनेमाई करिश्मा है उससे उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता को सुपरसीड करिए। उनने कैसी पिक्चरें बनाई? सरकार 49P के बारे में पिक्चर है जो नोटा से पहले वाला सिस्टम होता था। इसके बाद उन्होंने बनाई मार्शल, वो जीएसटी के बारे में पिक्चर है। उसके बाद उन्होंने बनाई कत्थी, वो हेल्थ केयर को चैलेंज हेल्थ, तो वो अपने आप को ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैं सिस्टम में आऊंगा और बदल के रख दूंगा। नमस्कार, जिंदाबाद में आपका स्वागत है। मैं रोहित सावल और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीत गई, असम भारतीय जनता पार्टी जीत गई और सबसे एक और चौंकाने वाला नतीजा तमिलनाडु की राजनीति से है और तमिलनाडु के जो नतीजे आए हैं उसका जेन जी से सीधा संबंध है, सीधा राब्ता है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में नई नवेली पार्टी आई टीवीके, जो कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिनको थलपति विजय के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत सुपरस्टार हैं साउथ के, उन्होंने ये पार्टी बनाई और आज वो सरकार बनाने के बेहद करीब खड़े हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि थलपति विजय की जीत की जो स्क्रिप्ट लिखी वो वहां के जेन जी ने लिखी। कैसे, ये जानेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, मनोज सिंह जी हैं और सोमशेखर भी मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, थलपति विजय, उनकी जीत की जो पटकथा थी, नेपाल में तो जेन जी ने सरकार बनाई, हमारे देश में भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि जेन जी ने किसी प्रदेश में ही सरकार बना दी हो। तो ये जो थलपति विजय की जीत है, क्या इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि जेन जी की बनाई हुई सरकार है जो बनने वाली है? थलपति विजय जो हैं जब तिरुचिरापल्ली के चर्च में घुटनों के बल चले थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इससे जो है डीएमके का पैर टूट जाएगा। घुटनों के बल जब वो चले तो उसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन उसका समर्थन ही बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। ये कहा गया कि देखो कितना प्रगतिशील कलाकार है और कितनी रूढ़वादी काम कर रहा चर्च के अंदर। लेकिन वो चर्च के अंदर जो चले ना घुटनों के बल, वो जो उनकी पद्धति है, परंपरा है, उसने वास्तव में इनका डीएमके घुटनों में दर्द पैदा कर दिया। क्योंकि जो ईसाई है जो एक तरफा जाता था वो एक तरफा नहीं गया। जेन जी की जो आप बात करते तो मेरे पास जानकारी उसके हिसाब से बड़ा बेहतरीन रणनीति थी उनकी। देखिए, विजय थलपति की लोकप्रियता है तमिलनाडु में, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, वो एक्शन फिल्में के जो यंग लड़का होता है वो अपने आप को ही विजय थलपति मानने लगता है। बिल्कुल। और दक्षिण भारत में हीरो जो है पूजे जाते हैं। जब उनकी फिल्में रिलीज होती है तो बड़े बड़े कटआउट में दूध से स्नान कराना, नारियल फोड़ना, पैसे की माला चढ़ाना, ये आम बात है वहाँ साउथ में। इस बार तमिलनाडु में विजय थलपति ने चुनाव जीत के एनटीआर खुद को साबित कर दिया है। और इसके साथ साथ जो तमिलनाडु के 2 बड़े स्टार जो राजनीति में कदम रखने के लिए उठाए और पीछे खींच लिए, रजनीकांत जी और कमल हसन जी, उनको डरपोक साबित कर दिया। थलपति के साथ जो एक प्लस पॉइंट था वो ये था कि युवा तो उनके साथ थे ही, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यानी जो समझदार बच्चा है 5 साल 7 साल की एज से लेके और 10 साल 15 साल की एज तक का, जो थलपति को बहुत पसंद करता था, वो अपने माता पिता का वोट डलवाया है। अच्छा, हाँ, कि आप थलपति को वोट, आप थलपति को वोट दो। अब आप सोचिए, जिसका वोटर घर के अंदर हो, सपोर्टर घर के अंदर हो, उसको पोलिंग एजेंट की क्या जरूरत है?
बिल्कुल। और उसको घर घर दस्तक देने की क्या जरूरत है? तो विजय थलपति की जो अप्रत्याशित जीत हुई है, उस जीत का कारण ये है कि थलपति के घर, पूरे तमिलनाडु के हर घर से थलपति चुनाव लड़ रहे थे। ये बड़ी बात है। सेम वही पोजीशन थी जो 2013 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के लिए थी। अरविंद केजरीवाल जी के लिए पोलिंग एजेंट नहीं था, मैं कवर करने वाला हूँ उसमें जी। लेकिन स्कूलों में पोलिंग बूथ में वो लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि जो आदमी अपने एयर कंडीशनर से बाहर नहीं निकलता वो पसीना लगा के खड़ा हुआ है 1.5 घंटा, लेकिन नहीं, उसको बदलाव के लिए वोट देना था। अच्छे अच्छे घर के आदमी, औरतें, यंग लड़कियां, लड़के लाइन में लगे होते, पसीने चल रहे थे, लेकिन वो वोट डाल के निकले। 10:30, 11 बजे रात तक वोटिंग हुई है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए। वही वोटिंग इस बार थलपति के लिए हुई। हर बच्चा चाहता था कि मेरा माता पिता थलपति को वोट दे। जो वोटर नहीं था वो वोट दिलवाया तमिलनाडु में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बदलाव आपने कही आया। कि जो बच्चा, जिसका वोट देने की तो उसकी उम्र नहीं है, लेकिन वो अपने माँ बाप का वोट दिलवा रहा है। माँ बाप, दादा दादी जो भी हैं उनके घर में, उस घर का वोट पूरा थलपति के नाम पे गया। 3-4 महीने पहले बनी हुई पार्टी कितना बड़ा कैडर खड़ा करेगी रोहित और भाई? तमिलनाडु जैसी जटिल स्टेट में। और सारे पोलिंग में आप अपने पोलिंग एजेंट कहाँ से रखेंगे? और हर घर तक आप दस्तक कैसे देंगे? आप सिर्फ रोड शो निकाल सकते हैं, आप सिर्फ यात्रा कर सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं। और ये वो थलपति हैं जिनकी रैली में भगदड़ होने पे मौत तक हो चुकी थी। तो एक निगेटिविटी तैयार होती है ना अपने यहाँ, अरे भाई साहब घटना हो चुकी है, लेकिन नहीं, ये सारा नकारात्मकता फेल हो गया क्योंकि हर परिवार में थलपति थे और थलपति एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत के अच्छे अच्छे रणनीतिकारी ध्वस्त कर दिए, अच्छी पार्टियों के गुणागणित ध्वस्त कर दिया, और जो केमिस्ट्री उन्होंने बच्चों के और माँ के बीच में बिठाया वो चुनाव जीत गए। मनोज जी, आपने भी सर्वे किया, मटराइज का आपने सर्वे किया तमिलनाडु में भी, आप लोगों को कैसा फीडबैक मिल रहा है थलपति को लेकर? जो राकेश जी ने बात बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि हर घर में बच्चा सपोर्ट करवा रहा था, बच्चा अपने पेरेंट्स से वोट दिलवा रहा था, दादा दादी से वोट दिलवा रहा था। देखिए, वहाँ पर जब हम लोग चुनाव करने गए, जहाँ पे हमारी सोच गलत साबित हुई है, हमारे आंकड़े गलत हुए हैं टीवी के लेके, वहाँ पे सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो दिख रहा था, लोगों के विरोध थे उस पर, लेकिन सामने उसको जब लगता था कि AIADMK को चुनना है तो अपने को बैक करता था, तो हम लोग जो फील करते थे ये DMK को चुनेगा, क्योंकि हर कोई ये सशंकित जरूर था कि क्या TVK इस पर सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। लेकिन जैसे राकेश जी ने कहा कि हर घर में जब थलपति खड़ा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। बूथों पे उनके एजेंट नहीं थे, लेकिन युवाओं में इतना जोश था कि वो टोपी खरीद कर लोग घूमते थे और उस 10 रुपए का योगदान देते थे कि हम टोपी खरीद रहे हैं तो पार्टी को। तो मनोज जी, उन्होंने अपना जो इलेक्शन फंड मैनेज किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कैसे आप बताएंगे? आपको किस्सा? टोपी और टी शर्ट, थलपति ने टोपी और टी शर्ट निकाला, पार्टी कार्यालय में रखा रहता था, और जो भी यूथ था उनके कार्यकर्ता नहीं होते थे, आम पब्लिक होते थे, आम युवा होते थे जो जाते थे और कहते थे भाई ये टोपी कितनी की है, वो पैसे देते थे और उसको लाते थे, पहन कर चलते। नहीं तो उसको ये भी बताइए ना कि जिस राज्य में मतदाताओं को पैसा दिया जाता है उस राज्य के मतदाताओं से प्रत्याशी पैसा लिया। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात। ये पूरी राजनीति वहां से चेंज दिख रही थी। जी राकेश जी, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। तमिलनाडु की राजनीति को हम ऐसे ही देखते हैं, सोने की चेन, कलर टीवी देगी, अगर हम नगद लिफाफा देंगे, जो अगर जयललिता के वक्त से बिल्कुल कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला चुनाव तमिलनाडु का। सत्ता में आए नहीं, करुणानिधि जी ने तो सत्ता में बने रहने के लिए चैन भी दिया, मंगलसूत्र दिया। हाँ। और एक मतदाता के नाम पे 1000 रुपए के नाम से, यदि 5 लोग हैं तो 5000 रुपए लिफाफे में पड़ा हुआ है। हाँ। और एक बढ़िया सी कलर टीवी, जब उस समय पर LED शुरू हुई थी जी, हर घर में पहुंचाया और जीत गई जयललिता। तो यहाँ से परिवर्तन दिख रहा था कि इस बार दक्षिण की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन एक अविश्वास भी रहता था कि ये लड़का अभी कुछ साल पहले आया राजनीति में, क्या ये सत्ता संभाल लेगा या सत्ता तक पहुंच पाएगा जी। हम लोग भी ये समझने में गिर गए। दूसरी बात कहा आपने कि जिंजी का आंदोलन नेपाल में हुआ और सत्ता ले लिए, लेकिन यहाँ ने जिंजी ने आंदोलन नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, एक विचार बनाया और कहा कि नहीं, हमें परिवर्तन लेकर आना है। लोगों के सामने कोई अच्छी पार्टी चुनने का ऑप्शन नहीं था, बिना बीजेगा।
उनको लगता था कि फिर हम AIADMK के पास जाएं तो वही दो पार्टियां रहेंगी जिससे हम पिछले कई वर्षों तक शासन के अंतर्गत रहे। तो हमें एक नया युवा मिल रहा है जिसको हमको चुनकर आना चाहिए। और आप देखिए असम का केरला में सिर्फ क्या कहा जाए, LDF जो हारी है वो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री के कारण को, जो 82 साल के थे। वो ये चीजें दिखाती है कि अब लोग चाहते हैं कि राजनीति में युवा आए, उसको अच्छे तरीके से संभाले और एक अलग तरह का राजनीति करे। बिल्कुल राकेश जी, जो अभी मनोज जी ने जो बात कही और आपने भी उस बात को किया कि कितनी हैरानी की बात है कि ऐसे प्रदेश में जहां पर मतदाताओं को पैसे दिए जाते थे, टीवी दिया जाता था, चेन दी जाती थी, उस प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति सरकार बनाने जा रहा है, मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसने अपना चंदा इकट्ठा किया, टोपी और दूसरा क्या बताया मनोज जी, टी-शर्ट था, टी-शर्ट बेच, और महिलाएं साड़ी भी एक था जो उनके कलर से उनको पार्टी का था, वो भी परचेज करते। और जो आपने बात की, और थलपति ने कोई डोर टू डोर कैंपेन तो नहीं किया, सिर्फ रोड शो किए। तो ये तो अपने आप में भारत की राजनीति का एक अलग तरह का आयाम सामने आ रहा है कि कोई नहीं, ये प्रयोग दोहराया गया है जी NTR का। नहीं, दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ भोजन करने पे भी पैसा लगा था जी, याद है मुझे। लेकिन ये पहले चुनाव में नहीं, फर्स्ट चुनाव में नहीं, सेकंड चुनाव में उन्होंने लिया। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि ये प्रयोग दोहरा रहा है तमिलनाडु जी। तो जितना विश्वास केजरीवाल जी पे दिल्ली की जनता की थी, उतना ही विश्वास तमिलनाडु की जनता विजय थलपति पे की है। चुनाव जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस कसौटी पे खरे उतरना महत्वपूर्ण। लेकिन राकेश जी ये बताइए कि दूसरी तरफ ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां AIADMK, DMK और उनके तमाम नेता, द्रविडियन पॉलिटिक्स वहां की, इन सबको ध्वस्त कर देना, क्या ये सिर्फ वही करिश्मा था, वो जेनजी का करिश्मा था, घर घर के जेनजी का करिश्मा था, या कुछ और? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं बार बार। अब जैसे आप AIADMK को देखिए, तो मैं AIADMK को एक दिन में सोच रहा था कि AIADMK में क्या है। तो हो सकता है ये मेरा उदाहरण सही ना हो, तो मुझे 2009 की भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। ठीक है जी, कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी क्या थी। हाँ बिल्कुल। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई, अपने को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, और फिर खूब हम लोग खबर छापे। अब हुआ क्या नतीजा? तो AIADMK भी आज उसी तरह से थी कि AIADMK में कोई चेहरा नहीं, एक चेहरा DMK में चला गया, एक चेहरा AIADMK में बचा हुआ है। AIADMK के लिए गड्ढा खोदने के लिए शशिकला फाड़वा और गैंती लेके घूम रही थी। बिल्कुल। तो AIADMK तो कहीं हमें नहीं लगता जीत गई है, जितनी सीट पाई हो तो भाग्य की बदौलत पाई है, पर AIADMK थी कहाँ? वहाँ लड़ाई यदि मूलतः देखिए तो अंदर से लड़ रहा था TVK और बाहर से लड़ रहा था DMK को नुकसान क्यों हुआ? वहाँ की ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें DMK के लोग ना हो। सन TV से लेके डिश TV तक, पोस्ट आपका क्या कहते हैं, कुरियर से लेके हवाई जहाज तक, पूरा। मतलब आप तमिलनाडु में शायद ही आप यूं पत्थर उठाएंगे तो पता चलेगा कि मुरसोली मारन का ठेका है इसमें। तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है जी, सब DMK के लोगों के पास है। हाँ। तो पब्लिक ऐसा थोड़ी था कि पब्लिक के पास जानकारी नहीं, जानकारी तो है। तो पब्लिक को लगा होगा कि बहुत ठेकेदारी हो गई, अब हम एक नए आदमी को देते हैं, तो नया अब ये नया आदमी ठेकेदारी बंद कर पाता कि नहीं कर पाता। तो मूल अब चुनौती जो है ना विजय थलपति के सामने यही है कि हम जिनने जिताया है उनके विश्वास के कसौटी पे उनको खरा उतरना है, नहीं उनकी हालत भी अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा घातक हो। सोम, आप बताइए, आप पिछले 2 दिन से, क्योंकि खुद जेनजी हैं, तो 2 दिन से ये रिसर्च कर रहे हैं थलपति विजय पर। इस पूरी रिसर्च में क्या इंटरेस्टिंग आपको लगा उनके इलेक्शन कैंपेन का या उनकी पर्सनैलिटी का में? सर मतलब आप लोगों का देखा हुआ है, मेरा तो पढ़ा हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को और पुष्ट करिएगा। एक तो तमिलनाडु के लिए एक्टर पॉलिटिशियन टेम्पलेट नया नहीं है। करुणानिधि, MGR, जयललिता और कैप्टन विजयकांत, एक और बार बाइनरी चैलेंज हुई बिल्कुल। तो अब ये वो नया नहीं है। दूसरा, आप उनकी पिक्चरें देखिए, अब आप इसको सुपरसीड करिए, उनका जो सिनेमाई करिश्मा है उससे उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता को सुपरसीड करिए। उनने कैसी पिक्चरें बनाई हैं? सरकार, GST के बारे में, वो 49P के बारे में पिक्चर है जो नोटा से पहले वाला सिस्टम होता था। इसके बाद उन्होंने बनाई मार्शल, वो GST के बारे में पिक्चर है। उसके बाद उन्होंने बनाई कत्थी, वो हेल्थ केयर को चैलेंज, हेल्थ। तो
वो अपने आप को ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैं सिस्टम में आऊंगा और बदल के रख दूंगा। ये उन्होंने अपनी फिल्मों में किया कि बाहरी आदमी आया, सिस्टम सड़ा हुआ था, आया और उसको बदल के रख दिया। वाह। अब 2009 में उनने अपना एक फैन क्लब बनाया, विजय विजय हो गए थे, थलपति हो गए थे 2003-4 के जो उनका एक्शन हीरो दौर आया। 2009 में उन्होंने अपना फैन क्लब को एक संगठन रजिस्टर करवाया। तो अभी हम लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाए वो इसलिए क्योंकि हम लोग उनको अभी रिसेंट देख रहे हैं, पर जो उनका फैन है उनको 2009 से देख रहा है। वो क्रमशः देख रहा है कि यार ये आदमी शायद बदल सकता है, ये आदमी बदल सकता है। उसके अंदर वो जो भावना, फिर जो राकेश जी कह रहे हैं, वो बच्चा जिसने उसको टीवी स्क्रीन पे देखा कि यार मम्मी ये बदलेगा, उसके पास बताने के लिए एक पिक्चर है, बिल्कुल सा उदाहरण नमूना है कि तो आप इससे बदल सकते हो। तो कुल मिलाकर राकेश जी, विजय थलपति ने जो उनकी पिक्चरें थी, जो भी सोम भी बता रहे हैं कि उन्होंने पिक्चरों के जरिए पहले से अपने आप को ऐसी 17 इमेज साल बनाना से- शुरू कर 17 साल से प्रयास कर रहे थे, यदि 2009 का हम लोग लेके जी। चले थे। जी। देखिए, ये सही है कि बिना योजना के कुछ नहीं होता, लेकिन वो इतनी पुरानी योजना बनाते हुए उनके सामने से कुछ बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। मुझे लगता है उस योजना के दौरान ही रजनीकांत भी मैदान पे उतरे थे, कमल हसन भी आए मैदान में ताल ठोक के, बैक हो गए। पिछले चुनाव में वहाँ के भी एक अच्छे हीरो हैं शरद कुमार, वो पति पत्नी दोनों आए, एनडीए में थे, प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी वो आदमी जुटा रहा। मजेदार बात यह है कि असफलता यानी सुपर स्टार मजेदार जिनको बात है। कहते हैं, उनको बैक होते देख के भी वो बैक नहीं हुआ। यानी रिस्क लेने की क्षमता है उस आदमी के अंदर, और डर जो के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। तो जब वो रिस्क लिया तो उसी का परिणाम उसके सामने। देखिए, कभी कभी डिस्कशन में कुछ चीज़ें निकल कर आती है। शायद ये डिस्कशन आप कुछ दिन पहले किए होते तो तमिलनाडु में शायद ज़्यादा मैं सही रहता। कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने लेकर आए, एक बात मुझे जानकारी दी और मैं उस पर कल ही से इस पर रिसर्च करूंगा कि तमिलनाडु की राजनीति किस तरीके से बनी। लेकिन जो बदलाव आया है वो मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु को एक बेहतर राज्य के लेके चलेगा। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और था, जब मैं जाता था वहाँ पे तो लोग बार बार केंद्र के उन योजनाओं का वर्णन करते थे जो वहाँ पे सड़क के रूप में दिख रहा था, जो वहाँ के एयरपोर्ट में जो बदलाव दिख रहा था, तो इसकी भी वर्णन हो रही थी। तो लगता था कि इस बार बीजेपी का पहले की अपेक्षा प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा। नहीं दिखने का कारण मुझे लग रहा कि एआईएडीएमके के प्रति जो नाराजगी थी उसका भी बीजेपी को नुकसान हुआ। यदि अकेले लड़ती तो ज़्यादा फायदे में रहती। तो डीएमके के प्रति नाराजगी और एआईएडीएमके को, तो जो नया यूथ आया, जो 17 साल से जिसको लेकर विजय तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी को लोगों ने पसंद किया और उम्मीद किया कि जो इन्होंने फिल्मों में दिखा रहे हैं वो शायद हमारे जीवन में भी बदलाव लाने में कारगर होंगे। तो साफ आंकड़े में तो दिख रहा है। राकेश जी, आखिर में ये बताइए कि जो विजय थलपति ने, मतलब हर आदमी कई तरह की स्ट्रैटेजी चुनाव में बनाता है, तो बीजेपी के साथ नहीं जाना उनकी स्ट्रैटेजी के लिए परफेक्ट रहा, कि आप इसको मानते हैं? क्योंकि बीजेपी ने कोशिश तो की थी, जो मेरे पास जानकारी, हो सकता है मैं गलत भी हूं। अब बड़ा थोड़ा सा अंधविश्वासी हो जाएगा, पर मुझे लगता है भगवान उसको सद्बुद्धि दिए थे जी कि आप किसी के साथ गठबंधन मत करिएगा, जी। और वही सद्बुद्धि में उन्होंने जो निर्णय किया, आज उसका बड़ा सकारात्मक रिजल्ट सामने है। क्योंकि जिस तरीके से टीबीके को समर्थन मिला, इसका मतलब है कि वहाँ की पब्लिक तय कर चुकी थी कि हम किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। और विजय थलपति किसी भी गठबंधन के साथ जाते, चाहे वो डीएमके या आईडीएमके यानी एनडीए या इंडी गठबंधन, तो उसका इनको नुकसान होता। और आज भगवान की उसी बुद्धिमत्ता के चलते वो अपने आप को इंडिपेंडेंट वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान उनको एक बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। और उस चुनौती पे खरा उतरना में भगवान उनकी कितनी मदद करते हैं कहना भी करते। देखिए, अन्ना मलाई नहीं चल पाए वहां पे, अमित शाह ने अन्ना मलाई को खड़ा किया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया, और थलपति विजय ने वो करिश्मा कर दिखाया। ये साउथ की राजनीति का, उस चर्चा को कंक्लूड करते हैं। कोई किस्सा बताइए ना राकेश जी, कोई साउथ के जो पॉलिटिशियंस और खास तौर पे तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस से जुड़ा हुआ, कि आखिरकार ऐसा क्या? बताइए। अन्ना मलाई, आईपीएस अधिकारी, बीजेपी का पूरा सपोर्ट, केंद्र का पूरा सपोर्ट उनको, लेकिन वो वहां पर उस तरह की अपनी इमेज नहीं बना पाए, कैडर नहीं इकट्ठा कर पाए। देखिए, आईपीएस का क्रेज नहीं है वहाँ, वहाँ स्टार का क्रेज है। जी।
तो अन्नामलाई ने अपने आप को बड़ा दयावान पहले प्रस्तुत किया। कुछ उनके वीडियो आए कि कितने दयावान थे वो, जब लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे थे तो कैसे दया दिखाया उन्होंने, और फलाने जगह पे जब एसपी थे तो कैसे दयावान थे। फिर कुछ जगह पे उन्होंने अपना एक दिखाया कि देखिए आईपीएस के तौर पे कितने शानदार थे। तो वो अलग अलग उन्होंने पार्ट के जो रील बनवाई, तो विजय थलपति का जो पार्ट में बना हुआ रील और अन्नामलाई का पार्ट में बना हुआ रील, दोनों में अंतर था। उसके साथ वहाँ के लोगों ने अपने आप को एसोसिएट किया, यानी विजय थलपति के साथ उन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया, और अन्नामलाई के साथ खुद को वो एसोसिएट नहीं कर पाए। तो भीड़ तो जुटी, लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं परिवर्तित। बिल्कुल। और थलपति के साथ भीड़ भी जुटी, अब वोट भी हुआ। क्योंकि जैसा शेखर बोल रहे हैं कि एक अपेक्षा है कि नहीं, ये जो दिखा रहा है फिल्म में वो बदलाव करेगा, और अन्नामलाई के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि आप क्या बदलोगे। जय श्री राम कहने को लेके लोग थोड़े समय तक पीछे चल सकते हैं, लेकिन जेनजी नहीं चल सकता। जेनजी तो 10 मिनट की हनुमान चालीसा गा के और बैठा बस में और स्कूटर में निकल गया। बिल्कुल। उससे ज़्यादा वो नहीं करता। आप हनुमान मंदिर कनाल प्लेस में जाएंगे ना, तो आपको सारा जेनजी शनिवार के दिन हनुमान चालीसा ढोल मजीरा लेके पीटता मिलेगा। उसके लोग वीडियो बनाएंगे, कहेंगे देखो ये है सनातन की बहार, और आधा घंटा के बाद वो जेनजी जो है आइसक्रीम खाता हुआ दिखेगा। सर, इसमें आप लोग एक चीज़, मतलब आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जो सर का सवाल था अन्नामलाई के बारे में, चूँकि तमिलनाडु द्रविडियन पॉलिटिक्स शुरू से उसमें रही, और इन्होंने भी अपने जो सिंबल्स रखे वो पेरियार, अंबेडकर और कामराज, बीजेपी को अपना पॉलिटिकल राइवल बताया, बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल राइवल बताया, और डीएमके को अपना पॉलिटिकल राइवल बताया। बिल्कुल। तो वो उन्हीं, मतलब 18 से, एक अनुमान है कि 65% 18 से 24 साल का जो युवा है उसको वोट किया है। लेकिन ये जो द्रविडियन राजनीति की जो जमीन थी, उसी पे प्ले करना क्या उनके एडवांटेज के लिए? देखिए क्या होता है कि निगेटिव पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। मैं उस विषय को इसलिए नहीं लाया कि विजय थलपति ने ना तो सनातन का विरोध किया, ना ईसाई मिशनरी का, बिल्कुल। ना उन्होंने पेरियार का समर्थन किया, ना ही पेरियार का विरोध किया। यानी जातिवादी समीकरण को भी उन्होंने साधा, धर्मवादी समीकरण को भी उन्होंने साधा, और जेनजी को भी साधा। ये देखिए, इसलिए मैं उस पर नहीं आया। बिल्कुल सही बात की राकेश यदि वो द्रविड़ पे जाते कि हमको दलित वोट चाहिए, फिर इधर ईसाई वोट चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो बोलते, उनका एक्शन दिखता, तो एक को पकड़ने के चक्कर में 2 छूट जाते। उन्होंने कोई एक्शन नहीं दिखाया। तो क्या होता है, जो न्यूट्रल व्यक्ति होता है उसके साथ सब जाना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनके साथ सब गए। द्रविड़ भी गया, ईसाई भी गया, जेनजी भी गया। बहुत अच्छी बात आपने की राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, आपका भी शुक्रिया। सोम, थैंक यू वेरी मच। तो तमिलनाडु की राजनीति बड़े रोचक मोड़ पर पहुंच गई है, और जैसा राकेश जी ने बताया, मनोज जी ने बताया, सोम ने बताया कि किस तरह से जेनजी, यानी जिस जेनजी को बड़ा तबका आज की तारीख में ये कहता है कि अरे ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, घर वाले कमा रहे हैं, ये तो घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वो जेनजी इस देश में ये भी दिखा रहा है कि वो एक ऐसे प्रदेश में सत्ता पलट सकता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे सकता है जो पहला चुनाव लड़ रहा हो। थलपति विजय की हम बात कर रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तमिलनाडु के, तो ये इस नई पीढ़ी की बदौलत हो पाया। उन्होंने खुद वोट किया, और जो वोट नहीं कर सकते थे, यानी जिनकी एज उतनी नहीं थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, जो शुरुआती तौर पर चर्चा में तमाम बातें निकलकर सामने आई है। तो खैर, थलपति विजय मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और जेनजी इस देश का भविष्य है। ये दोनों ही बातें इस चुनाव से एक बार फिर से तय हो जाती हैं। जिंदाबाद देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।